ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHTP के स्टूडेंट्स के लिए गाइनोकोलॉजी में आज हम 21 यानी कि 21वां हमारा चैप्टर है ये, और ये है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आजकल इसी का ही दौर है विशेष, क्योंकि गांव में जोटे और गोदे ख़त्म हैं, अच्छी नस्ल के नहीं हैं। अगर कोई है तो उसका खाना पीना जो है वो इतना बढ़िया नहीं है। तो ये तो अच्छे फार्म पे रख के वहाँ से सीमन कलेक्शन करके ये एक विधि है जो बड़ी ही अच्छी और सस्ती विधि है, क्योंकि आपको एक 25 या 30 रुपए में सरकार जो है वो इंजेक्शन दे दे और आप उसको इंसेमिनेट करवा लो और गाय जो ज्ञापन हो जाए, तो अब आप देखें आपका कितना जो है वो खर्च बच गया। तो एक बहुत ही अच्छी परिभाषा इसकी, कृत्रिम विधि द्वारा स्वस्थ सांड का वीर्य एकत्र करके मध्यकाल में मादा के प्रजनन की ग्रीवा यानी सर्विक्स या गर्भाशय में यंत्रों की सहायता से उचित समय पर स्वच्छतापूर्वक वीर्य को डालना, स्थापित करना या कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। तो है क्या ये? स्वस्थ जो सांड है उसका जो सीमन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर को उसको प्रिजर्व किया जाता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, हम प्रिजर्व करके रख लिया जाता है। आगे पढ़ेंगे लिक्विड नाइट्रोजन क्या है और ये LN2 जार क्या है, इनके अंदर जो क्या क्या है, कहाँ रखते हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो कलेक्ट करके उनमें रख लिए जाते हैं और प्रत्येक हॉस्पिटल्स में वो जार पहुँचा दिए जाते हैं। तो उस जार के अंदर भी कई नस्ल के इंजेक्शन होते हैं। भैंस का भी है, मुर्रा का है, जैसे राठी का है, जर्सी का है, होल्स्टीन का है, ये इस तरह के जो है उस जार के अंदर रख दिए जाते हैं। और जैसे ही पशु हॉस्पिटल में जैसे ही हीट में आता है, जानवर ताप में आता है गांव में, तो वो फार्मर जो है वो लेके आ जाता है हॉस्पिटल में और ट्रेविस में लगा करके इसको हम जो है उचित जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं आपको बताएंगे, यही गन किस तरह से वो उसको भरा जाता है, किस तरह से काम में लिया जाता है, सारी चीज़ अपने बात करेंगे। तो मैं यहीं इसको आपको समझा रहा हूँ कि उस AI गन के माध्यम से सर्विक्स, मिड ऑफ सर्विक्स या यूट्रस में उसको सीमन को डाल दिया जाता है, पूरे प्रिकॉशन लेते हुए, यानी कि किसी भी तरह की कि कोई इन्फेक्शन नहीं अंदर जाए, वो सारे प्रिकॉशन अब आगे हम आप देखें आएंगे, वो सारे आपको एक एक करके बताएंगे। इसके लाभ क्या हैं? कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, पहला लाभ है उन्नत नस्ल के सांड का अधिकतम उपयोग। अब इसमें प्राकृतिक रूप से यदि सांड का मादा से संभोग कराया जाता है तो एक बार में केवल एक पशु को ही गर्भित किया जा सकता है, लेकिन यही एक बार के वीर्य संकलन डिस्चार्ज से इस विधि द्वारा कई पशु गर्भित किए जा सकते हैं, उससे कई पशु गर्भित किए जा सकते हैं। अर्थात सांड अपने अपने जीवन काल में कई संतान उत्पन्न कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये किफ़ायती पद्धति है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से हो जाता है, यानी कि इकोनॉमिकली। इस पद्धति को अपनाने पर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई बुल रखने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें पशु के रख रखाव में धन व मेहनत की बचत होती है, क्योंकि जब भी मादा पशु ताप में आए कृत्रिम इंसेमिनेशन के लिए इंसेमिनेटर को बुलाया जा सकता है या गाय को हॉस्पिटल में ले जाया जा सकता है। इसमें हर्ड का उत्थान यानी कि हर्ड का इम्प्रूवमेंट, झुंड का उत्थान। सीमन बैंक में उन्नत नस्ल के प्रूवन सायर रखे जाते हैं, मेल सीमन बैंक होता है, वहाँ पे उन्नत नस्ल के सांड जो है रखे जाते हैं
इससे पशुपालक के पशुओं में आनुवांशिकी संकटन यानी कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है। और इसका चौथा जो फायदा है प्रजनन, अन्य रोगों का बचाव। इस विधि में जांचे हुए सांडों का वीर्य इकट्ठा किया जाता है तथा यहाँ तक कि इसके उपरांत भी समय समय पर पुनः प्रजनन संबंधी बीमारियों की, जैसे ब्रुसेलोसिस पीछे पढ़ लिया, ट्राइकोमोनियोसिस, विब्रियोसिस हमने पढ़ लिया, आदि की जांच की जाती है तथा वीर्य में एंटीबायोटिक आदि मिलाया जाता है, जिससे सांड का वीर्य संक्रमणित प्रजनन रोगों से मुक्त रहता है। ये बहुत बड़ा लाभ है इससे। इस पद्धति में नर व मादा का सहवास संभोग नहीं करवाते, अतः एक दूसरे से कोई संक्रमणित बीमारी भी नहीं लग सकती, जो कि जिनको हम क्वाइटल डिजीजेज कहते हैं। विनेरियल डिजीजेज कहते हैं, एक ही बात है। विनेरियल डिजीज या क्वाइटल डिजीजेज। क्वाइटस कहते हैं सहवास को, संभोग को। विभिन्न आकार के पशुओं का प्रजनन, ये भी सही है। मैटिंग और डिफरेंट साइज ऑफ टू पार्टनर, जब मादा छोटी आकार की हो तथा नर बड़े आकार का हो, अथवा इसका विपरीत हो तो भी प्राकृतिक प्रजनन उनमें संभव नहीं होता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आसानी से करवाकर उनमें बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। असहाय नर व मादा से बच्चे प्राप्त करना। ओवरकमिंग फिजिकल इनएबिलिटी। फिजिकल इनएबिलिटी, कोई भी उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड हो। यदि मादा पशु के पिछले पैर में कोई दिक्कत है अथवा पैल्विक हड्डी में कोई विकार है तो वह नर से प्राकृतिक मैथुन नहीं कर सकती, लेकिन इस पद्धति से प्रजनन किया जा सकता है, यानी कि इंसेमिनेट करवा लो। यदि नर बहुत अच्छा प्रूवन सायर है लेकिन फ्रैक्चर आदि के कारण मादा से मैथुन नहीं कर सकता, ऐसे सांड का इलेक्ट्रो इजेकुलेशन यानी कि विद्युतीकरण क्रिया, बताएंगे आगे क्या होता है, से उसका वीर्य इकट्ठा कर उससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। प्रजनन संबंधी रोगों का जल्दी पता लगाना, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज। कृत्रिम गर्भाधान पद्धति से मादा पशु के प्रजनन अंगों का भली भांति अच्छी प्रकार से हाथ से पकड़कर पर रेक्टम परीक्षण किया जाता है, जिससे उसके कोई प्रजनन अंगों से संबंधित अगर रोग होता है तो जल्दी ही निदान हो जाता है, पकड़ में आ जाता है जल्दी। अब सांड थोड़ा ही बताएगा कि इसके अंदर ये बीमारी थी क्रॉस के बाद में, तथा उनका समय पर इलाज भी हो सकता है एवं पशु समय पर गर्भित हो जाता है, तब पशु मालिक आर्थिक नुकसान से बच जाता है। क्योंकि जब आप एआई करेंगे तो आपको पर रेक्टल जो है वो ऑर्गन फील करने ही पड़ेंगे, तो जब आप ऑर्गन फील करते हैं तो उसमें अगर डिफेक्ट है, सर्विसाइटिस है तो मोटी हो जाएगी सर्विस, तो पता चल जाएगा इन्फेक्शन है। अगर कोई और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वो आपको हाथ से जो है वो पता चल जाएगा। पर रेक्टम करोगे, सर्विक्स को पकड़ोगे, तभी आप एआई गन को एंटर करोगे ना उसमें, तभी सर्विक्स के मिड में या यूट्रस में जो है आप इस वीर्य को डालोगे। मृत्यु उपरांत भी नर से बच्चे प्राप्त करना। अब आप देखिए, अब उन्नत नस्ल के सांड का वीर्य इकट्ठा कर उसे लंबे समय तक प्रिजर्व, अभी मैंने आपको बताया फ्रोजन जो है वो विधि से कर लिया जाता है संरक्षण, तथा नर सांड के मर जाने के बाद भी प्रिजर्व सीमन से बच्चे पैदा किए जा सकते। ये कितने जितना मर्जी जितने साल तक पड़ा रहे रख लेते हैं प्रिजर्व किया हुआ, उस सांड के बच्चे उसके मरने के बाद में कितने सालों तक आप जो है ले सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। लेखा जोखा का अच्छा रखरखाव, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग। जब कृत्रिम गर्भाधान पद्धति को अपनाया जाता है तो मादा व सांड का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। इससे पता रहता है कि पशु कब गर्भित हुआ, अनुमानित किस समय प्रसव होगा तथा उत्पन्न बच्चे का पैतृक किस नस्ल का है तथा उसका अनुमानित उत्पादन क्या होगा। यानी कि अगर मदर और फादर का रिकॉर्ड है पीछे का कि भी वो कितना जो है मदर उसकी दे रही थी दूध, अगर ये उनका रिकॉर्ड का पता है तो जब हम ये एआई करवाते हैं, तो जब नई किसी नस्ल से करवाते हैं तो उसमें ये जेनेटिक जो है वो इम्प्रूवमेंट आता है और उसमें दूध बढ़ जाता है, क्योंकि उससे जो आपने अभी जो नस्ल
जिस नस्ल से, जैसे आजकल यहाँ देसी नस्लें हमारी हैं, उनको क्रॉस जो हमारी नस्लें हैं उनसे क्रॉस कराते हैं तो निसंदेह दूध जो है उसमें बढ़ता है। अनुमानित तो पता लग जाता है अब इसमें इतना लगभग आएगा। नर से संभोग क्रिया का नहीं होना। कवरिंग काउ रिफ्यूज माउंटिंग। अगर मान लीजिए कई बार कोई मादा जो है वो बुल को माउंट होने नहीं देती है अपने पे, कई मादा पशु ताव में होते हुए भी नर को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती, अर्थात संभोग नहीं होता तथा मादा पशु संभोग नहीं होने के कारण बांझ रह जाता। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान विधि से ऐसे पशुओं को गर्भित किया जा सकता था, उनसे बच्चे प्राप्त किए जा सकते। कम स्थानांतरण व समय की बचत, लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सेविंग ऑफ टाइम। मादा पशु जब ताव में होता है तो या तो नर पशु को ढूंढकर उसके पास लावें या मादा को नर के पास ले जावें। इससे पशु पालक को शारीरिक व मानसिक श्रम करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता था काम, तथा समय भी लगता है। लेकिन कृत्रिम विधि में केवल टेलीफोन करना पड़ता है, इससे इंसेमिनेटर आपके घर में आ जाता है तथा पशु को इंसेमिनेट कर देता है। इससे उपरोक्त सभी की बचत हो जाती है। चोट आदि से बचाव, नो रिस्क ऑफ ट्रॉमा। प्राकृतिक मैथुन में कई बार माउंटिंग केस में नर मादा को शारीरिक चोट भी लग जाती है, लेकिन इसी विधि में इसकी संभावनाएं शून्य हो जाती है। कई बार जो है गाय जनरली देखने में आता है कि अगर वजनदार सांड है तो गाय पे जैसे माउंट होता है वो गिर जाती है, तो जैसे गिरी तो वहाँ उसके चोट लगने की संभावनाएं हो जाती है। प्रोजेनी टेस्टिंग, इस विधि के अपनाने से प्रोजेनी जांच यानी कि जो बच्चे आएंगे, प्रोजेनी जो बच्चे होंगे उनकी प्रोजेनी जांच शीघ्र हो जाती है तथा हमें युवावस्था में नर सांड उपलब्ध हो जाता है। दूसरी जगह स्थित सांड के बच्चे प्राप्त करना। प्राकृतिक गर्भाधान में तो नर को मादा के साथ उसी स्थान पर होना आवश्यक होता है, लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में सांड कहीं भी हो, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी हो, तो भी उसके वीर्य को यहाँ मंगाकर बच्चे पैदा किए जाते हैं। जैसे अभी ये चल रहा है, अभी ये जो हमारे पास अभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो सीमन आ रहा है, कुछ बाहर से डायरेक्ट भी आ रहा है। अगर मंगवाना चाहें तो वो डायरेक्ट सीमन भी लाया जा सकता है, तो आप मंगवा सकते हैं कि भाई ये आ जाता है, उसमें कोई खड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप उसको रिसीव करके जार में रख लो और जब ज़रूरत हो उसको लगा दो। तो सांड कहीं भी है, चाहे कितने हजारों मील की दूरी पे है, लेकिन फिर भी बच्चे पैदा उसके वीर्य से किए जा सकते हैं इस विधि द्वारा। अब हमारे पास आता है इसकी हानियाँ, कृत्रिम गर्भाधान से होने वाली हानियाँ, क्योंकि दोनों ही पहलू होते हैं। जहाँ लाभ होता है वहाँ कोई ना कोई हानि जो है वो अवश्य होती है, और इनको आप बड़े सावधानी से याद करना, क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाता है 2.5 नंबर या 5 नंबर में, लाभ या हानियों में से कुछ भी आ सकता है। तो इससे हानियाँ जो है होने वाली वो हैं, इस पद्धति को अपनाने व क्रियान्वयन के लिए विशेष विशेषज्ञों व तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो खर्चीली है। इस विधि में वीर्य इकट्ठा करने से लेकर प्रजनन यानी इंसेमिनेशन तक कहीं भी सावधानी नहीं रखी गई तो फायदे के स्थान पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो जो सीमन है वो कहाँ कहाँ वितरित हुआ, जहाँ जहाँ हुआ वो सब जगह नुकसान पहुँचाएगा अगर कोई उसमें कमी रह गई। तो वीर्य इकट्ठा करके यदि उसका परीक्षण भली भांति नहीं किया तो कई संक्रामक रोग फैल जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। सांड की समय समय पर प्रजनन संबंधी बीमारियों की जांच नहीं की गई
तो भी संक्रामक रोगों का पूरे क्षेत्र में फैलने का अंदेशा रहता है। यदि वीर्य अच्छी गुणवत्ता का नहीं है अथवा मादा पशु के निश्चित समय के ताप पर सही जगह वीर्य को नहीं डालते, ये तो प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिस का काम है। और ये कार्य तो आपको यहाँ प्रैक्टिकली जो है वो सिखाया जाएगा कि किस तरह से पररेक्टम सर्विक्स को आप पकड़ोगे, फिर किस तरह से अंगूठा गाइड करेगा आपको, जो है सर्विक्स का ओस जो है वो मुंह उसका, और अगर फिर उसके गन जो है वो किस तरह से आप उसमें पहले कैसे लोड करोगे, फिर कैसे उसमें से सीमन पुश करोगे, फिर उसको किस तरह से आपने बाहर निकालना है। तो ये चीज़ें इसमें अगर आपने इस कार्य के अंदर ये कार्य करते हुए अगर आपने कहीं गन को इसके जो सर्विक्स की फोल्ड होती है, अगर कहीं आपने उसी में डाल दिया तो ये भी कोई अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। अभी सबसे पहला है कि निश्चित समय का और उस हीट में है कि नहीं जानवर, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकली अभी हीट के सिम्टम आपको बता दिए क्या क्या सिम्टम होंगे, उन्हें आपको पढ़ना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आने चाहिए फील्ड के लिए, बड़े इम्पोर्टेंट है। सही जगह वीर्य को नहीं डालते हैं तो पशु गर्भित नहीं हो सकता। अतः इन सब की इंसेमिनेटर को जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो LSA है, आपको इनकी जानकारी पूर्ण अच्छी तरह से प्रैक्टिकली होनी चाहिए, तभी जो है वो ये कामयाब हो सकता है। पशु गर्भित होते हुए भी हल्के से ताप में भी आ जाता है। यदि इंसेमिनेटर पशु में कृत्रिम गर्भाधान कर देता है तो इस समय गर्भपात हो सकता है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी जानकारी होना भी। यदि सांड का उत्पादन के आधार पर चयन करना है तथा किसी सांड में सिस्टिक ओवरी, ये तो गाय में है, सिस्टिक ओवरी एबनॉर्मेलिटीज मान लो ये दोनों में हो सकती है, लैक ऑफ सेक्स लिबिडो ये सांड में, जैसे आनुवांशिकी जीन होंगे तो फार्म को तथा क्षेत्र को भारी नुकसान होगा। यस, ये भी सही है। यस, ये जीन अगर होंगे, उधर जीन होंगे तो सिस्टिक ओवरी के भी जीन होंगे, सही है। ये जीन है तो वो बीमारी जो है उसमें देगा ही देगा। ये जिस गाय को हमने ये इंसेमिनेट किया उसमें सिस्टिक ओवरी डिजीज़ हो जाएगी। कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, लैक ऑफ सेक्स लिबिडो, एबनॉर्मेलिटी में हमने कितनी एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़ी हैं, वो सारी की सारी जीन से जो आ रही हैं, जीन से जो होती होंगे। तो पूरा का पूरा फार्म ही जो है इसमें नुकसान, पूरा फार्म क्या जाएगा, जहाँ जहाँ भी वो इंजेक्शन जाएंगे पूरा एरिया उन बीमारियों से, जीन से संबंधित अतः अपने जनकों से उत्पन्न संतान में अवश्य वो जो बीमारियाँ हैं वो जाएंगी। तो ये आज हमने कृत्रिम गर्भाधान की लाभ और हानियाँ हमने जो पढ़ी। तो अब ये जो वीर्य है अभी जो मैंने आपको बताया, इसको जो है सांड के अंदर कलेक्ट कैसे करेंगे। वीर्य को आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सीमन, इसको कलेक्ट कैसे करते हैं। सीमन को कलेक्शन तो करना पड़ेगा ना, और वो भी आपको बुल से ही लेना पड़ेगा वीर्य, तो और कहाँ से आएगा। तो ये नर पशु से वीर्य को कृत्रिम रूप से प्राप्त करना वैज्ञानिक कला है, जो वीर्य इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के कौशल और उसके ज्ञान व कुशलता पर निर्भर करता है। कृत्रिम रूप से नर पशु से निम्न विधियों से वीर्य इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन सभी विधियों में कृत्रिम योनि विधि सबसे अच्छी व वैज्ञानिक है। कृत्रिम योनि विधि, आर्टिफिशियल वेजाइना,
ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब इसमें कौन कौन से मेथड हैं? पहला हमारे पास है फ्रॉम वेजाइना आफ्टर नेचुरल सर्विस, सीमन कलेक्ट किया जा सकता है। प्राकृतिक संभोग के बाद सीधे वेजाइना से सीमन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, कलेक्ट किया करना। दूसरा है एम्पुला की गुदा मार्ग से मालिश द्वारा। इसमें बुल में एम्पुला जो है कि गुदा मार्ग से मालिश द्वारा बाई रेक्टल मैसेज ऑफ द एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, अगर आपको पता है, आपने देखा है मेल में, तो ये जो एम्पुला और ये जो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स है, तो अब आप अगर पर रेक्टम उसका मसाज अगर कर देते हैं, रेक्टल मसाज गुदा द्वारा, तो भी ये इजैकुलेट कर देता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक जब उसको मसाज करते रहेंगे तो वो वीर्य को इजैकुलेट कर देता है। इसके बाद हम आता है कंडोम की सहायता से, बाय हेल्प ऑफ कंडोम। इसके बाद फोर्थ वन है इलेक्ट्रो इजैकुलेशन। ये हमने पीछे नाम जो पढ़ा था ना, बाय इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, यहाँ जो हमने नाम पीछे आया था इलेक्ट्रो इजैकुलेशन, हमने यहाँ पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि ये असहाय नर मादा से बच्चे प्राप्त करना में है। यदि नर बहुत अच्छा प्रूवन शायर है लेकिन फ्रैक्चर आदि कारण मादा से मैं तो नहीं कर सकता, तो विद्युतीकरण क्रिया यानी कि इलेक्ट्रो इजैकुलेशन से वीर्य इकट्ठा करके और फिर इंसेमिनेट किया जा सकता है। और फिर है बाई आर्टिफिशियल वेजाइना, फिफ्थ वन कृत्रिम योनि द्वारा। तो पहले हम प्राकृतिक संभोग वाला जो है इसको पढ़ते हैं, इससे हम कैसे कलेक्ट करेंगे। ये सबसे पुराना व सरल तरीका है। इस विधि में जब नर सांड गाय भैंस से प्राकृतिक सहवास कर लेता है तो सहवास के बाद मादा पशु की वेजाइना में लंबी डंडी की चम्मच डालकर वीर्य बाहर निकाल लेते हैं, अथवा एक लंबे नोजल की सिरिंज से वीर्य को वेजाइना से खींच लेते हैं। अब आप इसमें कोई भी दोनों में से विधि ले सकते हो। यहाँ तो आप लंबी डंडी का चम्मच लें और उससे जो है वीर्य को उठा लिया जाता है, यहाँ वीर्य बाहर निकाल लेते हैं, अथवा एक लंबे नोजल सिरिंज जो होती है उसकी नोजल जो है ना, सुई वाली तो छोटी सी है, लंबी नोजल की सिरिंज को लगा करके और उससे सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। उक्त दोनों के अलावा वेजाइना से निम्न प्रकार वीर्य प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में एक स्पंज को आइसोटोनिक सोल्यूशन में भिगोकर मध्य वाली मादा की वेजाइना में सहवास से पूर्व रख देते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, देते हैं। प्राकृतिक सहवास के बाद इसी स्पंज को वेजाइना से बाहर निकालकर निचोड़ कर वीर्य इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये भी एक इसमें विधि है। उक्त दोनों विधियां निम्न कारणों से अच्छी नहीं है। इन विधियों से वीर्य काफ़ी कम मात्रा प्राप्त होती है तथा इनमें वीर्य के साथ मादा पशु के वेजाइना के स्त्राव व सूक्ष्म जीवाणु भी वीर्य के साथ आ जाते हैं। इस विधि से संक्रामक प्रजनन रोग फैलने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। इस विधि से प्राप्त वीर्य न तो लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है तथा ना ही उसका सही मूल्यांकन किया जा सकता है। ये इसकी नुकसान है और ये इसकी विधि है। प्रजनन ग्रंथियों की मालिश, मैसेज मेथड, अभी हमने पढ़ा था कि यह विधि गाय सांड व भैंसा सांड में तभी काम में ली जाती है जब नर सांड की प्रजनन इच्छा नॉर्मल लिबिडो अच्छी हो, लेकिन नर पशु कृत्रिम योनि से वीर्य नहीं देता अथवा इलेक्ट्रिक एजेकुलेशन उपकरण उपलब्ध नहीं होता, तो तब हम इसमें जो है बेल्ट बिठाते हैं इसे। यहाँ पीछे मैंने बताया है कि अगर कोई लंगड़ा हो गया है, माउंट नहीं कर सकता, लेकिन लिबिडो अच्छी है उसकी, इस विधि से वीर्य निम्न प्रकार इकट्ठा किया जाता है। पशु के रिप्यूशियल
स्थान को एंटीसेप्टिक तरल द्रव्य या नॉर्मल सलाइन से धो लें तथा साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। यदि वहाँ बाल हो तो उन्हें भी काट लें। तो ये प्रीप्यूशियल तो आपको पता ही है। प्रीप्यूस क्या होता है? पेनिस को जो ढकने वाला प्रीप्यूस है। पशु को नियंत्रित कर, स्लीव पहनकर, लुब्रिकेंट लगाकर, हाथ को पशु की गुदा में डालकर, गोबर आदि को निकालकर रेक्टम को खाली कर लें। हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे एम्पुला व सेमिनल वेसिकल, अभी हमने पीछे पढ़ा, आदि को 5 से 10 मिनट तक मालिश करें। ज्यों ही पशु अपने लिंग को प्रीप्यूस है, ये प्रीप्यूज नहीं, प्रीप्यूस से बाहर निकाले, वीर्य संकलित कर रहा हो तो वीर्य को कीप के माध्यम से ग्रेजुएटेड, यानी कि जिसमें नंबरिंग होती है, वो ट्यूब, ग्रेजुएटेड ट्यूब में इकट्ठा कर लें और जब जरूरत हो सीमन को काम में ले लें। इस विधि की हानियां: नर पशु व व्यक्ति दोनों ही तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए। इसमें शुक्राणु की सांद्रता कम होती है लेकिन वीर्य की मात्रा अधिक होती है। इसमें वीर्य प्रीप्यूशियल ओरिफिस से टपकता है। ये ऑनफिस नहीं है, ओरिफिस है, ये साथ ही लगा दिया। ORI है, इसको ORI करो, और ये प्रीप्यूशियल है। प्रीप्यूशियल नहीं है, ये प्रीप्यूशियल है। प्रीप्यूशियल ओरिफिस यानी कि प्रीप्यूस का मुंह जो है वहाँ से टपकता है। अतः में से जीवाणुओं की गणना, बैक्टीरिया काउंट अधिक होती है, तो सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं कही जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है कंडोम की सहायता से, बाई कंडोम की सहायता से। विधि में मुख्य रूप से घोड़ों में कंडोम द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जाता है। इस विधि में जो घोड़ी कृत्रिम रूप अथवा प्राकृतिक रूप में ताप में मध्य में होती है, उसके पास घोड़े को ले जाते हैं। जब घोड़े का लिंग जो है वो इरेक्ट हो जाता है तो मनुष्यों की भांति उस पर कंडोम चढ़ा देते हैं। ध्यान रखें, कंडोम घोड़ों के लिंग की लंबाई के अनुसार निर्मित होता है। इसमें ग्लांस पेनिस अगला भाग पर कंडोम को हल्का ढीला रखते हैं तथा उसमें मनुष्यों की भांति हवा रहनी चाहिए ताकि घोड़े का वीर्य आसानी से उसमें इकट्ठा हो सके। घोड़ा जब घोड़ी से सहवास के बाद में नीचे उतर जाए तो कंडोम को तुरंत लिंग से हटाकर वीर्य अन्य उपकरण में स्थानांतरित कर ले। तो ये उसमें कंडोम चढ़ा करके। अब इलेक्ट्रो इजेकुलेशन। इस विधि से सबसे पहले वर्ष 1936 में वैज्ञानिक गन ने नर भेड़ रैम में वीर्य इकट्ठा किया गया था। तत्पश्चात सांड में इस विधि का उपयोग सन 1948 में वैज्ञानिक कैसाउ तथा लेपलोड ने किया था। इलेक्ट्रो इजेकुलेशन साधारणतः इस विधि में सांडों में कृत्रिम रूप से वीर्य नहीं इकट्ठा किया जाता, लेकिन वे सांड जो अच्छी क्वालिटी की हो तथा उनमें साधारण लिबिडो हो, छोटी हो, लिबिडो कम हो, लेकिन गाय पर माउंट नहीं करते अथवा उनके पैरों तथा कटिभाग लंबर रीजन में व्याधि के कारण माउंट नहीं कर पा रहे हो, तो इस विधि से भी कृत्रिम रूप से वीर्य जो है वो इकट्ठा किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, ये विधि लंबी है, तो अब इसको हम पूरे को हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आज के लिए तो हम इसमें उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किस तरह का है, विधि क्या है, लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं इस विधि की, तो ये सारा हम जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।